रास्ते में मिलता है, जैसे जैसे श्याम नारायण पांडे स्वयं उनको मिल गए हों और उनसे पूछने लगे। मैं ये कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैं उनको समर्पित करता हूं और यह कविता मैं अपने आप से कहने का प्रयास करता हूं। वह पूछता है, जो एक सन्यासी राम नाम का क्या नाम है दुपट्टा ओढ़ करके जा रहा है, उससे पूछते हैं, थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतंबर तन पर डाले, इधर प्रयाग ना गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर कहाँ है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी, कहाँ चले तुम मस्ती में, क्या अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। उस सन्यासी को यह पूछ लिया जाता है, फिर सन्यासी क्या कहता है, जवाब देता है। वो कहता है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, अपने अटल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली, जहां आन पर मां बहनों ने जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर से जय मां की जय जय बोली, सुंदरियों ने जहां देश हित जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां पर बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा हूं पूजा करने। वो क्या कहता सन्यासी, वहीं जा रहा हूं पूजा करने, लेने सतियों की पद धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। कविता यहीं पर समाप्त होती है। मैं अपने कविता के माध्यम से उन वीर शहीदों को, जिन्होंने भारत माता की रक्षा हेतु सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, 14,000 रानियों ने जिन्होंने जौहर व्रत धारण किया, और श्याम नारायण पांडे ने जो मन से इस कविता को लिखा है, गजब कर दिया है, मेरे हृदय के बहुत पास है। मैं अपनी कविता को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, हमारे बीच हमारे साथ ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी हैं। नरेंद्र वर्मा जी, क्योंकि आज का कार्यक्रम हम लोग भारत की बात सुनाता हूं मैं, हमने विशेष तौर पर महाराणा प्रताप को समर्पित किया है, तो नरेंद्र वर्मा जी, ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी आज हमें महाराणा की वेपनरी क्या थी उसके बारे में जानकारी देंगे। सर नरेंद्र वर्मा जी। नमस्कार सबको। मैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा भारत की आवाज सुनाता हूं। महाराणा प्रताप 1540 से लेके उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1597 में हुई थी। जब हम इस प्रोग्राम के प्रोमोस लॉन्च कर रहे थे तो बहुत से लोगों के मेरे को फोन आए, भाई महाराणा प्रताप 1540 में हुए, उनकी डेथ 1597 में हो गई, तो आज के डेट में उनकी रेलेवेंस क्या है? क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? एक सैनिक हूं, जन्म और कर्म से दोनों से क्षत्रिय हूं। बात दिल में बहुत चुभी और ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी था। महाराणा प्रताप क्यों आज हमारे लिए प्रासंगिक है? पहले समझ लें वो महाराणा क्यों थे। 7 फुट 5 इंच का सुडौल शरीर, 80 किलो का भाला, 80 किलो का कवच, तलवारों को मिला के
207 किलो का आर्मर लेके ये जब शूरवीर चलता था तो दुश्मनों का दिल दहलता था। अकबर ने भी कभी हिम्मत नहीं की उनके सामने डायरेक्ट अटैक करने के लिए, उनसे डायरेक्ट फाइट करने के लिए। उनके टाइम में बापा रावल, राणा सांगा, उदय सिंह जैसे बहुत राजपूत शूरवीर थे। इन्हें ही महाराणा क्यों कहा गया? क्योंकि वो विरोधों और संघर्षों के बीच जीते हुए भी स्वतंत्रता और स्वाभिमान से जिए। वो राजमहलों में भी रहे शान से, जंगलों में भी रहे शान से, राजमहलों के 36 भोग भी खाए और घास की रोटियां भी खाई शान से, राजकुमारों से दोस्ती भी की शान से, और भीलों के दोस्त भी बने, उनके भाई भी बने शान से। वो ऐसे एक व्यक्ति थे जो हमारे लिए एक युग पुरुष है, और युग पुरुष का महत्व, प्रासंगिक होना हर काल में जरूरी होता है। अगर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में 20,000 सैनिकों के साथ अकबर के 80,000 सैनिकों को धूल चटाई थी, तो उसी जज्बे ने, उसी आग ने लौंगोवाल के युद्ध में मेजर कुलदीप सिंह और सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने 120 जवानों के साथ 3,000 पाकिस्तानी जो बख्तरबंद थे, टैंकों से लैस थे, उनको धूल चटाई थी। महाराणा प्रताप को मारने के लिए अकबर ने बहलोल खां को भेजा था, जो कि 7 फुट 8 इंच हाइट और एक हाथी की तरह शरीर रखते थे। कभी उन्होंने युद्ध में हार नहीं मानी थी और लोग उनसे डरते थे। जब महाराणा प्रताप के सामने आए और लड़ाई हुई तो एक ही वार में महाराणा प्रताप ने उनको लकीर के समान, उनको घोड़े के समेत दो पार्ट में बांट दिया था, काट दिया था। ऐसे थे महाराणा प्रताप। और आज के दिन में अगर मैं कारगिल युद्ध की बात नहीं करूं तो कहीं मैं झूठा पड़ जाऊंगा, क्योंकि आज के ही दिन कारगिल युद्ध के लिए विजय या वीरगति का ये नारा दिया गया था। और जब .487 फाइट को जीतने के लिए कैप्टन बत्रा को ड्यूटी दी गई, खड़े पहाड़, ऊपर पाकिस्तानी छिपे हुए, पूरे गोला बारूद के साथ, तो उस वीर ने महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता स्वाभिमान का नारा लेके, दिल में आग लेके वो उस पहाड़ी पे चढ़ गया और उस पर तिरंगा फहराया था। कहा था, दिल मांगे मोर। पर जैसे जगबाल टाइप उस टाइम भी हमारे देशद्रोही थे, गर्गे बेदी थे। यहाँ भी कुछ शत बेदी थे हमारे साथ, जिन्होंने इंटरव्यू के बहाने सैटेलाइट फोन से के कारण जानबूझकर या गलती से हमारे सैनिकों की लोकेशन दे दी। इसके बाद हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, दुश्मन के घर में घुस के, उनको घर में घुसने के बाद उनको पीटा, मारा। और वो एक हमने कारनामा किया जो दुनिया के इतिहास में, एक सैनिक के इतिहास में एक स्तंभ है अपने आप में। बट उसके बावजूद, जैसे महाराणा प्रताप के काल में कुछ गद्दार या घर के बेदी थे, हमारे यहाँ भी कुछ विदेशी पोषित राजनीतिक नेता और कुछ मीडिया वालों ने सवाल उठाने शुरू किए, इसका प्रूफ क्या है? इस सर्जिकल स्ट्राइक जिसपे हमारे जवानों ने अपनी जान पे खेल के एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसका प्रूफ मांगा जाना लगा। भारत इस दौरान अपनी नीति बदल चुका था। एक गाल पे थप्पड़ मारने पे दूसरा गाल आगे करना हमने छोड़ दिया था। हम दुश्मन को उसके घर में घुस के मारेंगे, ये हमारा नियति है। ये महाराणा प्रताप की दी हुई आग थी हमारी। इसके बाद हमने बालाकोट स्ट्राइक की, 70 किलोमीटर तक दूर घुस के पाकिस्तान के घर में 300 से ज्यादा आतंकवादियों को उन हुरों के पास भेज दिया जिनकी उनको तलाश थी।
पर इसके बाद भी हमारे दोगले पत्रकारों ने और कुछ भौंके राजनेताओं ने बोला कि वहां आतंकवादियों को नहीं मार के आए होंगे, वहां वृक्ष गिरा के आए होंगे। जो महाराणा प्रताप के टाइम में कुछ देशभक्त थे, कुछ घर के बेदी थे या कुछ गद्दार थे, आज भी हैं। यह है रेलेवेंस महाराणा प्रताप की। आज हमारी रेलेवेंस बदल चुकी है। आज महाराणा प्रताप की रेलेवेंस हमारे साथ ये है कि उस टाइम भी जो देशभक्त थे उनके सीने में आग थी। उस टाइम भी कुछ गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं। कहने को दुनिया कहती है, लिखने को दुनिया लिखती है। इस कहने सुनने को ही हम नई कहानी कहते हैं। हरियों की छाती के ऊपर तलवार लेखनी के द्वारा लिखी गई जो खून से, हम उसे कहानी कहते हैं। अगर हमारे देश में ये गद्दार नहीं होते, JNU, AMU ऐसी यूनिवर्सिटियों में जंग चलेगी, जंग चलेगी, भारत तेरी बर्बादी तक जंग चलेगी नारे नहीं लगते, तो ये हमें रेलेवेंस समझ नहीं आती। प्रताप क्यों चाहिए? आज भी प्रताप चाहिए इन दुश्मनों को मिटाने के लिए। और दूसरा दुख की बात यह है कि हमारे राजनेता, हमारे कुछ पत्रकार जो विदेशी मीडिया से बिके हुए हैं, जो उनकी सिंपैथी उनके साथ है, वो यहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। ये कुछ 2-4 भटके हुए नौजवान नहीं है जो ऐसे नारे लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो बिकाऊ माल है, जो विदेशी शक्तियों के साथ बिके हुए हैं और उनके साथ खड़े होके उनका समर्थन करते हैं। आज प्रताप की वही आग, वही स्वतंत्रता की भावना, वही स्वाभिमान चाहिए इनको कुचलने के लिए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये जो आस्तीन के सांप हैं, जब तक नहीं मारे जाएंगे, जितनी बार मर्जी हम बाहर के दुश्मन को हरा लें, ये घर के दुश्मन हमें खा जाएंगे। बहुत सह चुके इन मक्कारों को। अब समय आ गया है इनको भेजना, अफजल के साथ भेजना जरूरी हो गया है। जहां अफजल को भेजा है हूरों के साथ, इनको भी वहीं भेजना होगा। मां भारती ने प्रताप जैसे रणबांकुरों को जन्म दिया, उनके दिल में एक ज्वाला भड़का दी ताकि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की ज्वाला हर भारतीय के दिल में चलती रहे। यह है आज प्रताप का हमारे साथ होना। प्रताप आज भी हमारे साथ है। आज भी प्रताप स्वाभाविक तौर से हमारे साथ है और उनका होना हमारे लिए, उनकी भावना होना, उनकी स्वतंत्रता की भावना, उनके स्वाभिमान की भावना आज भी हमें जिंदा किए हुए है। और भारत को चाहिए प्रताप। और प्रताप वो एक व्यक्ति है जिसको इतिहास ने उसका पूरा स्थान नहीं दिया, क्योंकि अकबर को महान बना दिया गया जो उनके समकालीन थे। उनको महान क्यों बनाया गया? क्योंकि उनके जो चाटुकार थे, जो उनका स्तुति गान करते थे, जो उनके दरबारी थे, उस स्तुति को ही इतिहास मान लिया। और हमारे गद्दार इतिहासकारों ने उसको साबित कर दिया और स्थापित कर दिया। अकबर हजारों लोगों को मार के उनका धर्म परिवर्तन करके भी महान हो जाते हैं, और प्रताप हजारों लोगों को जीवन दान देके उनको जीना सिखा के भी महान नहीं बनते। ये परंपरा बदलनी होगी आज। अगर आप भारत का इतिहास उठा के देखें, अगर भारत के 5 पहले शिक्षा मंत्रियों को देखें, तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। ये इतिहास हम पे क्यों थोपा गया और इतिहास को समझने और बदलने की क्यों जरूरत है। प्रताप की आग हर हृदय में जलाने की जरूरत है, ताकि देश स्वाभिमान से प्रताप को उसका महान स्थान, अकबर महान नहीं प्रताप महान है, का स्थान दे सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। और बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्रताप के जीवन के कालखंड को आज की परिस्थितियों के साथ जोड़ा। बहुत ही सुंदर। यहाँ 2 लाइनें मुझे भी याद आती हैं कि कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में साहब, कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में साहब, सरहदें कूद के आते हैं यहाँ दफन होने के लिए।
मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए, हमारे साथ साक्षी सिंह हैं जो 8th क्लास की स्टूडेंट हैं और एक बहुत ही सुंदर कविता आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। साक्षी, प्लीज। साक्षी, ड्रॉप हो गई जी वो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपना दिनेश बरेजा जी, जो दिनेश बरेजा जी भी महाराणा के कुछ अंश, कुछ व्याख्यान आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो ओवर टू दिनेश। अनम्यूट कीजिए दिनेश जी अपने आप को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात सुनाता हूं का पहला एपिसोड। पहली कड़ी में महाराणा प्रताप की जयंती पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिनेश बरेजा। आज बात करेंगे उस योद्धा की जिसकी कहानी पढ़कर हमारे यहाँ पर जितने भी रणबांकुरे हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, वो बड़े होते हैं। उस रणवीर की जिसने मुगल बादशाह के आगे अपना सर कभी नहीं झुकाया। और वीर गाथाओं में उन महाराणा प्रताप की बात करेंगे जिनका भाला भी, कवच भी, तलवार भी, घोड़ा भी। चेतक की बात करेंगे। राजपूतानी इतिहास में के जो नायक हैं उसमें कहीं और भी बहुत सारे नायक हैं जिनकी कमी नहीं रही है, परंतु हम आज बात कर रहे हैं, आज हम जयंती मना रहे हैं महाराणा प्रताप की। वो शौर्य वीर, वो युद्ध तूर, आजादी का अधिनायक वो, अरिको कराल पौरुष विशाल, जन जन के हिये का नायक वो अग्नि अंश राजपूत वंश, अभिमान वो स्वाभिमान वो, रणवीर वो प्रणवीर वो, भारत के भाल की मान वो। राजपूतों के इतिहास में एक ऐसा नाम, ऐसा रणबांकुरा जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। 18 जून 1576 को लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध। मेवाड़ में पैदा हुए महाराणा प्रताप जी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। 80 किलो के भाले को इतनी रफ्तार से घुमाना, इतनी तेजी से घुमाना, बिजली की तेजी से घुमाना, और उसके बाद आप देखिए ढाल भी और तलवार भी, भाला भी, और उनका अपना वजन, ये सब 72 किलो का जो उनका कवच था उसको धारण करना, और उसके ऊपर भी चेतक का 200 किलो से ऊपर के वजन को लेकर दौड़ना, हवा से बातें करना, ये बहुत ही बड़ी बात थी। वो भाला, कवच, तलवार सब जो 200 किलो से ऊपर का था, और उस युद्ध के अंदर जिसके अंदर 80,000 की संख्या में मानसिंह अपन एक प्रतिनिधित्व करके जिसने आक्रमण किया, और हल्दी घाटी की पतली सी जो घाटी है जहां पर मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इसलिए उसे हल्दी घाटी कहा जाता है, वहां पर चेतक ने अपना जो शौर्य दिखाया है उसको देख के ही वहां के जो मुगल सेना थी वही घबरा गई थी, क्योंकि उनको ये देख के हैरानी थी कि कोई घोड़ा भी ऐसा हो सकता है। अगर हम कहें कि पहाड़ों में या पर्वतों में हिमालय, इस प्रकार से चेतक यानी तेज, चेतक यानी रफ्तार, चेतक यानी निष्ठावान घोड़ा। और कहते हैं कि जिस समय चेतक पर बैठकर राणा युद्ध लड़ते थे तो लोगों को, दुश्मनों को यह महसूस कराने के लिए कि वो हाथी पर सवार है, चेतक के ऊपर एक हाथी का मस्तकनुमा एक पुतला लगा दिया जाता था जिससे दिखे कि वो हाथी के ऊपर सवार है। और आप ये देखिए, जब युद्ध करते करते उस युद्ध के अंदर चेतक ने अपने पैर दुश्मन के हाथी के ऊपर तक पहुंचा दिए, माथे पर रखे, और उसके बाद भाले से जब मानसिंह पे वार किया तो वो जो महावत था उसको भाला लगा और उससे महावत की मृत्यु हो गई। मानसिंह तो बच गया मगर चेतक के जो पैर हैं वो घायल हो गए। और उसके बाद वहां से जब सभी ने घेर लिया महाराणा प्रताप को, तो उस समय बच के निकलना मुश्किल हो रहा था। अन्य सेनानी ने
महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया और मुकुट के हिसाब से ही उन पर आक्रमण हो रहा था और वो वहां से निकलकर अलग चले गए। मगर आगे अभी समस्या खत्म नहीं हुई थी। आगे जो है वो कहते हैं, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। चेतक ने 26 फुट का नाला एक छलांग में पार कर लिया और उसके बाद उसकी देह को उसने त्याग दिया। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए नहीं कहूंगा, हमको जो जो बताया गया, जो जो पढ़ाया गया, अगर उसमें हमारे स्वावलंबन या हमारे पुरुषार्थ के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम ऐसी सीरीज लेके आए हैं, ऐसी श्रृंखला लेके आए हैं, भारत की बात सुनाता हूं, जिसके अंदर हम आपको वो पौरुष, वो हमारे पुरुषार्थ, वो हमारे सेनानी, वो हमारा इतिहास, हम ये सब याद दिलाएंगे और हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। पहली कड़ी में महाराणा प्रताप के बारे में मैंने आपको बताया। हमारे मुख्य अतिथि पवन जी भी इस बारे में और चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और बहुत सुंदर तरीके से आपने, और बहुत जोशीली आवाज के अंदर, दिनेश जी की जोशीली आवाज को सुनकर मुझे फिर दो पंक्तियां याद आती हैं कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर नहीं आती। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक कविता पाठ डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव शायद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी, सादर प्रणाम सर सभी को, सादर प्रणाम, सादर नमन वंदन सभी को, जय हिंद। आज आप लोगों का यह कार्यक्रम सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बचपन से मेरे मन में ये बात थी कि अपने देश के जो ऐतिहासिक हमारे महापुरुष हैं, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, या असंख्य ऐसे वीर जिनका इतिहास में नाम आया ही नहीं, उन सब पर प्रकाश डाला जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि 30-35 साल की अवधि ऐसे बीत गई कि हम रोते हैं कि हमारे युवा कुछ नहीं जानते, लेकिन हम अपने को नहीं कोसते कि हमने युवाओं को कुछ दिया नहीं। न तो ऐसा पाठ्यक्रम बना, न उस तरह का हमने माहौल दिया, वातावरण दिया। हम खुद खाए, खुद जिए और जी जी करके कोसते रहे नई पीढ़ी को। तो आप लोगों का यह कार्यक्रम मेरी बचपन की इच्छा की वो फलीभूत होते हम देख रहे हैं, जैसे अच्छा लग रहा है कि हमें लग रहा है कि इसमें सर आप लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सारी व्यस्तता के बावजूद लगता है कि सबसे ज्यादा आत्मिक संतुष्टि तब मिलती है जब ऐतिहासिक महापुरुषों के कर्म को हम वर्तमान पीढ़ी को बताते हैं या अपने आचरण में उतारते हैं। मेरी एक स्वरचित कविता महाराणा प्रताप जी को समर्पित है और आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देखिए कैसे हमें लगता है हमारा इतिहास और हमारा वर्तमान हमारे दो पैर हैं। जब हम चलते हैं, जो पैर हमारा आगे बढ़ा होता है वह वर्तमान होता है, लेकिन जो पैर आगे बढ़ता है वह पीछे वाले पैर के बल पर ही बढ़ता है। पीछे खड़ा पैर हमारा इतिहास है। तो हमें इतिहास और वर्तमान इन दोनों को ध्यान में रख करके ही चलना चाहिए। इसीलिए हमारी पीढ़ी एकांगी है और एकांगी ज्ञान बहुत भयानक होता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाए। युवा पीढ़ी को हम सभी भारतीयों का एक उत्तरदायित्व है। भारत आजाद जरूर है, लेकिन आजाद भारत का आनंद तब है जब हम सच में अपने उन सारे महनीय व्यक्तित्वों के आचरण को अपने व्यवहार में उतार लें कि आज हमें करना क्या है। पर सर आपका समय कम लेते हुए मैं अपनी बात रखना शुरू करती हूँ। राणा प्रताप है कविता का शीर्षक। पूरा शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है उनकी। अनिल जी, इस बीच साक्षी जी जुड़ गई हैं अपने साथ। सभी को नमस्कार। चलिए आप अपनी कविता सुनाइए। साक्षी 8th क्लास की स्टूडेंट हैं, गाजियाबाद में रहती हैं और आज
आपके साथ एक कविता शेयर करना चाहेंगी। प्लीज साक्षी। कविता का शीर्षक है वो कौन है, तो आरंभ करती हूँ। वो कौन है तुम जान लो जरा, खुद को ही पहचान लो जरा। बाहर की दुनिया देखने से पहले हाथों में आईना थाम लो जरा। तुम न राजा न हो तुम रंग, एक बार खुद की सुन ही लो जरा। दुनिया की छोड़ो, लोगों का काम है कहना, अपनी इच्छा का संदूक खोल ही लो जरा। वो कौन है तुम जान ही लो जरा। अब इस घुटन को मिटा ही दो जरा, पर्दे के पीछे का नुक्कर दिखा ही दो जरा। पिंजरे को चोंच से खोल ही लो जरा। वो कौन है तुम जान ही लो जरा। एक छोटी बिंदु खींचे चित्र बना ही लो जरा, अपनी अहमियत जगत में बना ही लो जरा। वो कौन है तुम जान लो जरा, खुद को ही पहचान लो जरा, खुद को ही पहचान लो जरा। धन्यवाद। आप सबकी जानकारी के लिए कि साक्षी ने ये कविता स्वयं लिखी है। थैंक यू सो मच साक्षी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब ज्यादा समय मैं खुद भी बहुत सिंह मलिक जी को सुन, तो मेरा आप के जिस तरह आपने सिंह मलिक प्लीज। पवन जी का परिचय कराने के लिए मैं आग्रह करूंगा सुनील जी को, अगर सुनील जी हों तो एक बार संपूर्ण परिचय करा देंगे पवन जी का। आज इस कार्यक्रम में जिनका मार्गदर्शन अपने को मिलने वाला है, आप हैं डॉक्टर पवन सिंह मलिक। आप मास कॉम से में आपकी मास्टर्स हुआ है, उसके बाद आपने पीएचडी किया, उसके पश्चात आपने विभिन्न कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी में शिक्षण कार्य किया। उसके पश्चात माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे, संघ के दायित्ववान कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में आप जेसी बोस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, कई पुस्तकें इन्होंने पवन जी ने लिखी हैं। अगर अपने को समय मिलेगा तो उन पुस्तकों के विषय में भी हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। तो ऐसे महान विभूति, महान व्यक्तित्व का आज अपने को उद्बोधन प्राप्त होने वाला है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनील जी। पवन जी, मैं आगे करूंगा कि आपका उद्बोधन प्रारंभ करें। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है अनिल जी मेरी? जी आ रही है जी, बिल्कुल पहुंच रही है जी। ठीक। तो सर्वप्रथम आज महाराणा प्रताप जयंती है और आज भारतीय तिथि के अनुसार जिसको हम कहते हैं वो महाराणा प्रताप जयंती है। तो सर्वप्रथम आप सभी को आज महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामनाएं। और जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए वक्ता के नाते कहा गया तो कभी कभी ऐसा ध्यान में आता है कि कार्यक्रम का टाइटल ही ऐसा होता है कि वो आपके मन के अंदर तक आपको छू जाता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैं जाता नहीं हूं क्योंकि संघ का कार्यकर्ता हूं, लेकिन जैसे ही अनिल जी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि भारत की बात सुनाता हूं, तो एकदम से जैसे महाराणा प्रताप का नाम सुनकर हमारे अंदर उत्साह भर जाता है, ऐसे इस कार्यक्रम का नाम सुनकर भी ऐसा लगता है कि वास्तव में आज इस प्रकार का एक वातावरण है कि लोग दिल खोलकर भारत की बात सुना रहे हैं। तो इस पूरी टीम को जिन्होंने इस कार्यक्रम की संकल्पना की, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया, और आज इस कार्यक्रम का पहला चरण है और अपने यहाँ कहा जाता है कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन।
अच्छे काम की शुरुआत आधा काम पूरा होने की गारंटी है। लगता है कि मेरे से पूर्व जितने वक्ताओं ने भी बोला है, कैप्टन साहब ने बोला, सत्य प्रकाश जी ने बोला, दिनेश जी ने बोला, बहन पूनम ने भी बोलने का प्रयास किया, शायद टेक्निकल कारणों से वो नहीं आगे अपना वक्तव्य रख सके। ये जितने भी बंधु इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, ये सब साधुवाद के पात्र हैं। और मुझे ध्यान आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर अक्सर कहा करते थे, मैं और भारत दोनों एक ही हैं। मैं चलता हूं तो भारत चलता है, मैं बाहें फैलाता हूं तो भारत बाहें फैलाता है, मैं उठता हूं तो भारत उठता है, मैं अंगड़ाई लेता हूं तो भारत अंगड़ाई लेता है। मुझे आज स्मरण हो रहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी की वो पंक्तियां, और मुझे लगता है कि आज इस कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने भी बंधु हैं, अगर वो भारत की बात सुना रहे हैं, भारत के महापुरुषों का कहीं ना कहीं स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे मनों में भारत बसता है, हम भारत के सपने देखते हैं, हम वैसा भारत बनाना चाहते हैं जैसे भारत की नियति है। तो इसलिए एक बार पुनः आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज महाराणा प्रताप की जयंती है। कल से लेकर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में, सोशल मीडिया में महाराणा प्रताप के अनेक प्रसंगों को हम सुन रहे हैं, लेकिन महाराणा प्रताप का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, हमारे अंदर एक स्फूर्ति आती है। हमें लगता है कि एक कोई ऐसा शूरवीर व्यक्तित्व हमारे देश में रहा है जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया। जब हम महाराणा प्रताप का नाम सुनते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो कभी मुगलों से हारा नहीं, लेकिन कभी कभी मन दुखता है जब हम टेलीविजन चैनल पर अकबर द ग्रेट जैसे सीरियल देखते हैं। नरेंद्र जी ने भी बताने का प्रयास किया और नरेंद्र जी ने बताया कि भारत की आजादी के बाद भारत को मन में रखकर, भारत के सपनों को संजोकर भारत के लिए जीने वाले जैसे व्यक्ति चाहिए थे, शायद वैसे व्यक्ति हमें उतनी मात्रा में नहीं मिले। इस कारण देश और राष्ट्र का अहित सोचने वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता के द्वारा और अन्य तंत्रों के द्वारा, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, अगर मैं सीधा और सपाट कहूं तो कम्युनिज्म की जो मार्क्सवादी विचारधारा है, उसने हमारे इन सब चीजों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद भी आज एक बड़ा वर्ग है जो दोबारा भारत, भारत की पहचान, भारत की राष्ट्रीयता और भारत से संबंधित गौरव करने वाले विषयों को हमारे सामने ला रहा है, उसके ऊपर शोध कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। तो आज महाराणा प्रताप जयंती पर भी हमें इस प्रकार के विषयों पर अपना अध्ययन बढ़ाना होगा, हमें नए नए शोध करने होंगे ताकि हम युवा पीढ़ी के सामने उन सब प्रकार के सत्यों को ला सके जिन सत्यों को जानने की आज आवश्यकता समाज में है। और इस प्रकार के जब सत्य सामने लाते हैं तो कभी कभी समाज हमारा विरोध करता है, लेकिन जो आजादी के मतवाले रहे, जो समाज को, देश को, राष्ट्र को, भारत को अपने सपनों में जीते हैं, उनको कभी कभी लोग कहते हैं कि ये तो पागल लोग हैं। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, उन्होंने कहा, हमारे दिमागों में खुशी के लच्छे हैं, लोग हमें पागल कहते हैं, हम पागल ही अच्छे हैं। तो वास्तव में देश, समाज, राष्ट्र, इसके चिंतन के लिए अगर कोई हमें पागल कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये लोग हैं जिनके दिमागों में हमेशा इस प्रकार की मानसिकता रहती है, इस प्रकार का उतावलापन रहता है, तो हाँ, हम वैसे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे केंद्र में, हमारी सोच में राष्ट्र है। अब महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में अनेक घटनाएं हम जानते हैं, और मुझे लगता है कि जो समय मुझे दिया गया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें महाराणा प्रताप के बारे में मैं आपके सामने रखूंगा। महाराणा प्रताप के जीवन को संक्षिप्त रूप में अगर कहना हो, अगर एट ए ग्लांस महाराणा प्रताप के जीवन को कहना हो, तो हमको ध्यान आता है कि भारत जो है वो विदेशी आक्रांताओं की भूमि रहा है। यानी कि भारत की सौंदर्यता, भारत की पृष्ठभूमि, भारत के गौरव को लेकर अनेक विदेशी आक्रांताओं का सामना हमने किया, चाहे वो मुगल आक्रांता रहे हो, चाहे वो अंग्रेज आक्रांता रहे हो।
लेकिन हमने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। हमने हमेशा कहा जननी जन्मभूमिश्च सर्वदा अपि गरीयसी। हमारे लिए ये जननी और जन्मभूमि जो है वो हमारी आत्म संस्कृति की रक्षा हेतु है। इसके लिए हम अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी जन्मभूमि का सौदा नहीं करेंगे। ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपना आदर्श रखकर इस प्रकार का संघर्ष किया, और आज शायद उन्हीं महापुरुषों के संघर्षों के कारण, आज शायद उन्हीं महापुरुषों के बलिदान के कारण, आज शायद उन्हीं महापुरुषों की सोच के कारण हम एक आजाद भारत में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम सबको उनका ऋण मानना चाहिए। और ऐसे ही एक योद्धा हुए हैं, उनका नाम है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने हिंदू संस्कृति के मूल्यों का आचरण कर जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। हम सबको ध्यान है, अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, 1540 ईस्वी में राणा का जन्म हुआ। 1540 से लेकर 1552 ईस्वी तक कुंभलगढ़ तथा 1552 से लेकर और 1568 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ और 1568 से लेकर 1576 ईस्वी तक गोकुंदा में राणा रहे। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध के बाद आवरगढ़ जो एक स्थान है उसको उन्होंने संघर्षकालीन अपनी राजधानी बनाया। 1584 ईस्वी तक उनके जीवन का वो समय रहा जो संघर्षों का समय रहा, जिसमें राजपाट छोड़कर वो जंगलों में रहे। 1585 से लेकर 1597 ईस्वी तक चावंड को उन्होंने राजधानी बनाया, और उसके बाद हमको ध्यान है कि 57 वर्ष की आयु में उस योद्धा का स्वर्गवास हुआ। अकबर जो अपने आप को अपराजित राजा समझता था, जिसको लगता था कि मैं कभी भी हारने वाला नहीं हूं, उस अकबर ने प्रताप पर, राणा पर 7 असफल आक्रमण किए। और हल्दी घाटी का युद्ध हम सब लोग पढ़ते ही हैं। उस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को पूरी तरह परास्त किया। दिवेर युद्ध में तो मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, और मुगलों को लगा कि राणा से जीतना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। और 1585 ईस्वी में संपूर्ण मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। जब हम इस प्रकार की चीजें देखते हैं तो अपने को ध्यान आता है कि महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। अकबर ने अनेक प्रकार की कूटनीति की, अनेक प्रकार के षड्यंत्र किए, लेकिन कभी भी वो महाराणा प्रताप के संबल को डिगा नहीं सके। और महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व हम सब लोग, क्योंकि समाज में काम करने वाले लोग हैं, समाज के लोगों के बीच में बातों को रखने वाले लोग हैं, तो महाराणा प्रताप का संघर्ष का जीवन हमको ध्यान है। लेकिन 1585 से लेकर 1597 तक का जो शांति काल है, जिसमें अकबर 7 बार युद्ध करने के बाद हार गया था, और उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए जो कुछ किया, वो हम सबको हमेशा याद रहना चाहिए। मैं अगर राजस्थान की बात करूं, और राजस्थान में भी अगर मैं मेवाड़ की बात करूं, तो मुझे लगता है कि मेवाड़ की जो पावन पुण्य भूमि है, उस पावन पुण्य भूमि में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। फिर चाहे वो बप्पा रावल रहे हो, चाहे वो पद्मिनी रही हो, चाहे वो मीराबाई रही हो, चाहे वो पन्ना धाय रही हो, चाहे फिर महाराणा सांगा रहे हो, या आज जिनकी जयंती पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप रहे हो। हम सबको ध्यान है कि महाराणा सांगा जो है महाराणा प्रताप के दादा थे, और उनके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य को उनकी जो बनवीर थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, और वो बनवीर चाहते थे कि वो उदय सिंह जी की भी हत्या कर दे। लेकिन धन्य है वो पन्ना धाय जिसने अपने 15 साल के पुत्र चंदन को उदय सिंह जी के स्थान पे रखा, अपने पुत्र का बलिदान स्वीकार किया, लेकिन देश और समाज के लिए जो आवश्यक है, ऐसे उदय सिंह राजा को बचा लिया, और उदय सिंह को उन्होंने आगे जीवन दान दिया। और उसके बाद उदय सिंह को महाराणा के रूप में स्थापित हुए। और हम सबको ध्यान है कि उदय सिंह को जो पन्ना धाय थी वो कुंभलगढ़ ले गई, और कुंभलगढ़ में उदय सिंह ने महाराणा का संकल्प लिया, और वहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ।
और महापुरुषों के बारे में कहा जाता है कि महापुरुष जितने भी रहे हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो हमारी मातृशक्ति का हाथ है। किस प्रकार माँ अपने जीवन से प्रेरणा देकर बालक को बचपन में उस प्रकार के संस्कार देती है कि बड़ा होकर वो अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, तो राणा प्रताप की मां ने भी इस भूमिका को निभाया और 1540 में राणा का जन्म होता है। और हमको ध्यान है कि महाराणा प्रताप क्योंकि कुंभलगढ़ में थे उस समय और वहां का जो आसपास का पूरा इलाका है वो आदिवासी क्षेत्र है, वो जंगल का इलाका है। तो राणा जैसे जैसे बड़े होने शुरू हुए तो उन्होंने वहां के आसपास के आदिवासियों से, भीलों से, जंगल में रहने वाले लोगों से दोस्ती करना शुरू किया और जंगल में अपने समकक्ष के बालकों से दोस्ती करते करते राणा उनके प्रगाढ़ मित्र बन गए। और बाद में जब युद्धों का वर्णन आता है तो अपने को ध्यान आता है कि कुंभलगढ़ और आसपास के जितने भी जंगल आदिवासी, वनवासी, भील, जितने भी योद्धा रहे उन सब ने महाराणा प्रताप का साथ दिया। और हम इसी से ध्यान कर सकते हैं कि किस प्रकार की मित्रता रही होगी। उन सब वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने राणा को कीका का नाम दिया और हमको ध्यान है कि जंगल में रहने वाले, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कीका शब्द का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से बचपन में ही राणा ने अपनी समझ से अनेक प्रकार की चीजें की। उन्होंने व्यूह रचना बनाना सीख लिया, शत्रु दल को परास्त कैसे करना है, कूटनीति कैसे होती है, शस्त्र कैसे चलाते हैं, शस्त्र के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन भी कैसे किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राणा के जीवन के पहले 16-17 वर्ष उस महाराणा के आधार के वर्ष रहे हैं जिनकी जयंती को लेकर आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। उसके बाद महाराणा का प्रताप का विवाह होता है, उनके पुत्र होते हैं और अमर सिंह जिन्होंने बाद में महाराणा प्रताप के साथ अनेक युद्धों में योद्धा की तरह लड़ाई ली, उस अमर सिंह का भी जन्म जो है वो होता है। मेरे को ध्यान आता है कि जब हम महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं तो महाराणा प्रताप की सेना में वन में रहने वाले अनेक जो उनके मित्र हुए और बड़े होने के बाद उन्होंने महाराणा प्रताप का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। फिर चाहे मैं भामाशाह की बात करूं, मैं ताराचंद की बात करूं, मैं झाला मानसिंह की बात करी, ये जितने भी योद्धा रहे ये सब विजय स्तंभ की तरह हमेशा महाराणा प्रताप के साथ रहे। और उसी समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। अकबर के मन में है कि मैं पूरे भारत को हरा दूंगा और कहीं ना कहीं हमको ध्यान भी आता है कि हर कोने में जहां भी अकबर जाता है सब उसके सामने मस्तक हो जाते हैं। अकबर प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मैं मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करूंगा और कब मैं इसको अपने अंदर अपने अधीन ले लूंगा। लेकिन हमको ध्यान है कि अनेक प्रकार के जयचंद उन्होंने हमारे देश में रहकर अपने ही लोगों से गद्दारी की। ऐसा ही जब हम महाराणा प्रताप का जीवन देखते हैं तो अपने को ध्यान आता है कि उनका जो छोटा भाई था शक्ति सिंह, वो महाराणा प्रताप से किसी कारण से नाराज था। वो अकबर से जाकर मिल जाता है और अकबर को अपने साम्राज्य की, चित्तौड़ की गुप्त सूचनाएं देता है। उसी समय युद्ध परिषद जो है, जो एक सर्वे सर्वा बॉडी होती है, वो तय करती है कि इस समय उदय सिंह को सपरिवार जो है वो उदयपुर चले जाना चाहिए। और वहां से उदय सिंह सपरिवार उदयपुर चले जाते हैं और उस समय महाराणा प्रताप को भी उनके साथ जाना पड़ता है। और पीछे से जयमल, राठौड़, वो पत्ता, चूड़ावत, इनको राज्य की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। अक्टूबर 1567 अकबर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। 4 महीने तक वहां पर डेरा डाल के रहता है लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती। और जो बादशाह अपने को सर्वशक्तिमान समझता था उसका घमंड जो है वो चित्तौड़ के समक्ष जो है वो चूर चूर हो जाता है और वो टोंडरमल को भेजता है। टोंडरमल जो है वो जयमल को खरीदने का प्रयास करता है, लेकिन धन्य है ऐसे महापुरुष, धन्य है ऐसे वीर सेनानी जयमल जैसे, जो कहते हैं कि हम आपके प्रस्ताव को ठुकराते हैं, अब जो भी फैसला होगा वो युद्ध भूमि में होगा। युद्ध भूमि में अगर तुम हमें जीत सकते हो तो जीत लो। और जयमल राठौर जो है उसके घुटने पर चोट लगती है, उसके बाद भी वो युद्ध करता है। और जो उसका भतीजा है
कल्लाजी राठौर उसके कंधे पर बैठकर युद्ध करता है और उस युद्ध में बुरी तरह से जयमल परास्त हो जाता है, शहीद हो जाता है। कल्लाजी का भी सिर काट दिया जाता है मुगल सेना के द्वारा। और इस पूरे युद्ध से अकबर जो है उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। लगभग 30,000 निर्दोष पुरुष और बच्चों का कत्लेआम कर दिया जाता है और अकबर इस जीत को अपनी एक बहुत बड़ी जीत जो है वो समझता है। महाराणा उदय सिंह इस हार को सहन नहीं कर पाते। वे गोकुंदा की राजधानी जो थी वहां रहने लगे और हमको ध्यान है कि इस युद्ध के बाद वो अस्वस्थ होते चले गए और 28 फरवरी 1572 में होली के दिन उनका स्वर्गवास, राणा उदय सिंह का स्वर्गवास हो जाता है। और राजस्थान में एक परंपरा है कि अंतिम संस्कार में जिसको राज्य देना होता है वो अंतिम संस्कार में नहीं जाता। तो सबको ऐसा लगता है, सब सामंतों को ऐसा लगता है कि अब महाराणा प्रताप को ही अगला राजा बनाया जाएगा। लेकिन अंतिम संस्कार के समय जब वहां वो महाराणा प्रताप को देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उदय सिंह ने जो अपना छोटा पुत्र था जगमाल उसको राज्य दे दिया था। लेकिन उस समय जितने भी सामंत थे, जितने भी राज्य का भला सोचने वाले लोग थे, वो सब तय करते हैं कि जगमाल को राजा नहीं बनने देंगे, हम महाराणा प्रताप को ही राजा बनाएंगे। और वहीं रास्ते में संस्कार से आते समय महादेव जी की बावड़ी पर महाराणा प्रताप का राज तिलक किया जाता है और जो 32 साल का जगमाल है उसको गद्दी से हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब महाराणा प्रताप के नेतृत्व में ही पवन जी एक बार अनम्यूट करना पड़ेगा, बीच में डिस्टर्बेंस आई थी, मैंने आपको म्यूट कर दिया, क्षमा चाहूंगा। कहां तक सुना है? अब आ गया, हाँ बिल्कुल ठीक, अब कीजिए, बिल्कुल शब्द कुछ नहीं मिस हुआ, बीच में डिस्टर्बेंस आने लगी थी। तो उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात जगमाल जो छोटा पुत्र है उसको राज्य सौंपा जाता है। लेकिन सभी सामंत जो है वो तय करते हैं कि महाराणा प्रताप से बढ़िया नेतृत्व कोई नहीं कर सकता। मेवाड़ को जिस प्रकार के राजा की आवश्यकता है उसमें महाराणा प्रताप से बढ़िया कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता और महाराणा प्रताप को राज तिलक कर आगे की जिम्मेवारी दी जाती है। और अपने को ध्यान है कि जब महाराणा प्रताप राजा बनते हैं तो उस समय को कांटों भरा ताज हम कह सकते हैं। भले ही वो राजा बने हों, लेकिन मेवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा था, धन धान्य से छोटा हो गया था, सेना बहुत कम थी, लेकिन प्रताप के जो इरादे थे, प्रताप के जो हौसले थे वो बहुत बड़े थे। और प्रताप जो है वो सेना का पुनर्गठन करने का फिर प्रयास करता है। और अपने को ध्यान है कि अपने राज तिलक के बाद महाराणा प्रताप एक बहुत बड़ी भीषण प्रतिज्ञा करते हैं। हम सब ने वो भीषण प्रतिज्ञा पढ़ी होगी। महाराणा प्रताप कहते हैं, जब तक मैं शत्रुओं से अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र नहीं करा लेता तब तक मैं ना तो महलों में रहूंगा न ही सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करूंगा। घास ही मेरा बिछोना तथा पत्तल दोने ही मेरे भोजन के पात्र होंगे। वास्तव में धन्य है महाराणा प्रताप जिन्होंने देश, समाज, मेवाड़ को सर्वोपरि रखा, अपनी सुख सुविधाओं को नहीं रखा। और इस भीषण प्रतिज्ञा का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि आसपास के सारे जनजातीय क्षेत्र जो है, सब वनवासी जो क्षेत्र हैं, सब भील जो हैं, वो महाराणा प्रताप की सेना में शामिल होने को आतुर हो गए। उनको लगा कि इस प्रकार का राजा जो देश, समाज, अपने राज्य मेवाड़ के लिए सब कुछ त्याग कर सकता है, उसके साथ जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अफगान जो है, अफगानों ने हमेशा मेवाड़ों का ही साथ दिया और उस समय में भी महाराणा प्रताप के साथ अफगानों के जो बड़े राजा थे वो सब इकट्ठे हो गए। अकबर का साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैल रहा था। सारे राज्य उनके समक्ष जो है वो झुकते चले जा रहे थे, किंतु मेवाड़ कभी झुका नहीं। मेवाड़ का जो राजपुताना है उसने कभी मेवाड़ को झुकने नहीं दिया। अकबर ने उसके बाद कूटनीतिज्ञ प्रयास किए। अकबर ने नवंबर 1572 में जलाल खान को कोरची को संधि हेतु भेजा। लेकिन प्रताप जो है वो बहुत, इसको कहते हैं, कूटनीतिज्ञ थे। उनको ये पता था कि मेरी सेना में लोग कम हैं और अभी मुझे पर्याप्त समय चाहिए
ताकि मैं अपनी सेना को बढ़ा सकूं, बड़ा कर सकूं, उसको प्रशिक्षित कर सकूं और उनको इस संधि वार्ता को धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ाना था। तो जैसे पहली संधि के लिए जलाल खान आते हैं तो अकबर जो है वो उनको बहुत प्यार से कहते हैं कि आपके संधि का प्रस्ताव है, उसके ऊपर मैं विचार करूंगा, मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए। उसके बाद दूसरे संधिकार के रूप में आमेर का राजकुमार कुंवर मानसिंह जून 1573 में वार्ता करने के लिए मेवाड़ में आता है। प्रताप जो है वो उदय सागर की पाल पर उसका स्वागत करते हैं, किंतु मानसिंह भी अपने इस कूटनीति प्रयास में सफल नहीं होता महाराणा के सामने। और तीसरे राजदूत जो है वो आमेर के राजा भगवंत दास जो है वो सितंबर 1573 में आते हैं, उन्हें भी प्रताप ने ससम्मान रवाना किया। उसके बाद जो अकबर के 9 रत्नों में सबसे बड़ा नाम था टोडरमल, उनको भेजा जाता है और दिसंबर 1573 में प्रताप से चिकनी चुपड़ी बातें कर टोडरमल कहते हैं कि तुम संधि कर लो, तुम अकबर के सामने झुक जाओ, इसी में तुम्हारा भला है और इसी में ही मेवाड़ का भला है। लेकिन राणा अपनी कूटनीति चागलों से इसको भी सफल नहीं होने देता। इन सब संधि में राणा जो है वो 3.5 साल का समय निकाल देते हैं और इन 3.5 साल में महाराणा प्रताप अपनी सेना के प्रशिक्षण को लेकर, अपनी सेना को बढ़ाने को लेकर एक सफल रणनीतिकार के रूप में, एक सफल कूटनीतिज्ञ के रूप में सफल होते हैं और अपनी सेना को बढ़ा लेते हैं। उसके बाद युद्ध परिषद में महाराणा प्रताप जो है वो विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि हमने 3.5 साल तक इन संधि के विषयों को खींचा है, लेकिन शायद अब हम इसको और नहीं खींच पाएंगे। तो वहां तय होता है कि हम अभी भी पिछले 3.5 सालों में बड़े हुए हैं, प्रशिक्षण बढ़ा है, लेकिन अभी भी हमारी सेना जो है वो मुगलों से छोटी है। यानी कि जो नरेंद्र जी ने कहा कि 50% से भी कम सेना जो थी महाराणा प्रताप के पास थी। लेकिन कूटनीतिज्ञ विचार, देश सर्वोपरि, राष्ट्र हित, भारत, ये जिनके सपनों में पलता है, उनके सपने, उनका हौसला बड़ी बड़ी चीजों को परास्त कर देता है और वहां से एक रणनीति निकलती है, जिस रणनीति को शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अपनाया था कि हम छापेमार युद्ध करेंगे, हम गोरिल्ला युद्ध करेंगे, हम कभी भी मैदान में जाकर युद्ध नहीं करेंगे, हम उनको पहाड़ों पर बुलाएंगे और पहाड़ों पर, क्योंकि जो जनजाति वनवासी जो भील के लोग हैं वो पहाड़ों के राजा होते हैं, वो भील जो हैं वो वनों के राजा होते हैं, उनको सब पता होता है और वहां पर हम इनको परास्त करेंगे। ऐसा संकल्प जो है वो महाराणा प्रताप अपने जिसको हम कहते हैं कि युद्ध परिषद है, वहां पर इस प्रकार का संकल्प लेते हैं। और फिर अपने को ध्यान है वो दिन आता है जिसको हम कहते हैं 18 जून 1576, यानी कि आज से 5 दिन के बाद वो दिन है, आज 13 जून है, 18 जून 1576, जिसको हम हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जानते हैं। और हमको ध्यान है कि हल्दी घाटी के दर्रों में एक ऐसे संकरे दर्रे होते हैं, वहां पर मुगलों की सेना को बुलाया जाता है और महाराणा प्रताप जो है वहां उनको परास्त करते हैं। और राणा की जो सेना में छाला, मान सिंह, हकीम खां, ग्वालियर के राजा राम सिंह, ये जितने भी वीर थे सब वीर होते हैं। और इस भीषण आक्रमण में मुगल सेना जो है वो उसको झेल नहीं पाती और वो बुरी तरह से हार जाती है। और हम अगर इसको इस भाषा में कहें कि राणा की सेना जो है वो मुगल सेना के छक्के छुड़ा देती है। और महाराणा प्रताप की वीरता की जब हम बात करते हैं तो अपने को ध्यान आता है कि जब चेतक जो है मानसिंह के साथ जब युद्ध होता है तो उसमें चेतक की बहुत बड़ी भूमिका है, चेतक के शौर्य की भूमिका है, चेतक के जिसको हम कह सकते हैं कि लचीलेपन की बहुत बड़ी भूमिका है। और महाराणा प्रताप मानसिंह के ऊपर हमला बोलते हैं, अपना 1.25 मन भाले की मार से महावत मर जाता है, लेकिन मानसिंह जो है वो बच जाता है। और इस सारे में चेतक की जो टांग है वो हाथी की सूंड पर जो तलवार लगी होती है उससे कट जाती है, लेकिन फिर भी चेतक बड़े हौसले के साथ जो है उसका मुकाबला करता है। और किसी कवि ने कहा है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। वैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुंकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो,
तलवार गिरी वह तलवार गिरी। और मानसिंह का जो हाथी बिना महावत के जो है वो मैदान से भाग गया। और क्योंकि अपने को ध्यान है जो झाला मानसिंह है वो राणा प्रताप को कहते हैं कि शायद हम मैदान में ज्यादा आ गए हैं, हमें वापस जंगल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमने तय किया था कि हम गोरिल्ला युद्ध और छापेमार युद्ध करेंगे। लेकिन चारों ओर से महाराणा प्रताप घिरा होता है मुगलों से। तो झाला मानसिंह तय करते हैं कि वो डोल डाल में, कद काठी में राणा प्रताप जैसे ही दिखते थे वो उनका वेशभूषा पहन लेते हैं और सब लोगों को लगता है कि महाराणा प्रताप हैं। वो सब झाला मानसिंह को घेर लेते हैं और पीछे से महाराणा प्रताप अपनी सेना को लेकर वापस जो है वो जंगलों में चला जाता है। और इसलिए ये जो युद्ध है, इस युद्ध में झाला मानसिंह का बलिदान होता है, वो शहीद हो जाते हैं। और ये युद्ध जहां पर हुआ, आज भी अगर हम जाएंगे तो उसको रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है, यानी कि इतना रक्त उस समय बहा होगा। और इस सारे में महाराणा प्रताप के 150 वीर योद्धा शहीद होते हैं, लेकिन मुगल सेना की एक बहुत बड़ी क्षति होती है और 500 से ज्यादा सैनिक जो है वो उनके मारे जाते हैं। और जब हम इसको आगे देखते हैं तो इसके बाद इस युद्ध के पश्चात चेतक महाराणा प्रताप को लेकर चलता है, उड़ता है, हवा से बातें करता है, इतना फुर्तीला चेतक रहता है। लेकिन एक चौड़ा बरसाती नाला जो 20 फीट, उसको पार करते करते जो चेतक है वो शहीद हो जाता है। और आज भी हम उस स्थान पर इमली के पेड़ के नीचे जो चेतक की शहादत को लेकर मंदिर बना है उसको हम देख सकते हैं। इस पूरे युद्ध में जितने भी सैनिक शहीद हुए, जितने भी सैनिक घायल हुए, महाराणा प्रताप उन सबसे मिलने जाते हैं। हमारे यहाँ जो महापुरुष हैं, जो योद्धा हैं, उनका जीवन कैसा रहा होगा। महाराणा प्रताप देखते हैं कि उस सारे सैनिकों में एक सैनिक जो है वो घायल हो गई है और उसका जब उपचार किया जाता है तो ध्यान में आता है कि ये सैनिक जो है वो महिला सैनिक है। महाराणा प्रताप उससे पूछते हैं कि आप कौन हो, तो कहती है कि मैं कोशीथल की महारानी हूं। और जब आपने आह्वान किया था कि इस युद्ध में सब राजा जो है वो अपनी भूमिका निभाएं, सब राजा जो है वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए आगे आए, तब मेरे पति, क्योंकि उस समय अस्वस्थ थे और उनका अंतिम समय था, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, बच्चे छोटे हैं, लेकिन राणा ने युद्ध के लिए बुलाया तो तुम जरूर जाना। अगर मैं महिला के रूप में आती तो शायद आप स्वीकार ना करते, इसलिए मुझे वेश बदल कर आना पड़ा। महाराणा प्रताप कहते हैं, धन्य है ऐसी नारियां, धन्य है ऐसी वीरांगनाएं जिनके लिए मात्र भूमि सर्वोपरि रही। तो इस प्रकार हम जब देखते हैं कि सेना जो है, मुगल सेना 1576 में फिर अजमेर लूट जाती है और अकबर जो है वो अपनी जितनी भी कोशिश कर लेता है, लेकिन वो महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाता। उसकी जितनी भी कूटनीति है वो सब जो है वो असफल हो जाती है और अकबर अनेक प्रकार के प्रयास करता है और अकबर के इन प्रयासों में वो कभी सफल नहीं हुआ। और हमको ध्यान है कि दिवेर का जो युद्ध हुआ, उस दिवेर के युद्ध में भी महाराणा प्रताप के जो पुत्र अमर सिंह थे, उन अमर सिंह की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। उस दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने जितने भी मुगल योद्धा थे उन सबको अपने शौर्य के बल पर परास्त किया। और अकबर जो है प्रताप को पकड़ने के लिए 7वां आक्रमण जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में करता है, लेकिन उस आक्रमण में भी अकबर जो है वो सफल नहीं हो पाता। और हमको ध्यान है, जैसे मैंने पूर्व में कहा, 1585 ईस्वी तक 1585 महाराणा प्रताप मेवाड़ के सब जो छोटे मोटे राज्य हैं उन सबको जीत लेते हैं। केवल चित्तौड़ और मांडलगढ़, क्योंकि वो प्रताप का छोटा भाई समर का राज्य था, इसलिए प्रताप इन दो को छोड़कर बाकी सब को जीत लेते हैं। 7 भीषण आक्रमण करने के बाद भी असफल होकर अकबर जो है वो शांत बैठ जाता है। उसके बाद प्रताप चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं और 1585 ईस्वी से पुनर्निर्माण का नया अध्याय प्रारंभ होता है। जैसे मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में कहा, हम सब लोग महाराणा प्रताप की वीरता की बातें जानते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप एक सफल प्रशासक थे। एक राज्य के लिए किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करनी चाहिए, राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों को लेकर महाराणा प्रताप ने अपने शांति काल में 11 वर्षों का जो शांति काल रहा
1585 से लेकर 1597 तक, उसमें बहुत बड़े काम किए। ऐसे समय में जब सब राजा चाटुकारिता वाले ग्रंथ लिखवा रहे थे, ऐसे समय में महाराणा प्रताप ने देश और समाज और मेवाड़ को केंद्र में रखकर ऐसे ग्रंथ लिखवाए। और एक ग्रंथ बहुत उनका फेमस है जिसको चक्रपाणि मिश्र द्वारा लिखा गया, विश्व वल्लभ ग्रंथ। आप सोच सकते हैं कि उस समय में महाराणा प्रताप ने इस ग्रंथ को लिखवाया और इस ग्रंथ के अंदर कृषि का, एग्रीकल्चर का विकास कैसा करना चाहिए, इन सब बातों को इस ग्रंथ के अंदर कहीं ना कहीं सम्मिलित किया गया। तो महाराणा प्रताप का ये जो 12 वर्षों का कालखंड है, इस कालखंड को भी हमें याद रखना चाहिए। और इसके बाद धीरे धीरे कर कर महाराणा प्रताप जो है वो अस्वस्थ होते चले गए और 57 वर्ष की आयु में उस वीर योद्धा ने अंतिम श्वास ली। और 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप जो हैं, वीर योद्धा, वीर शिरोमणि जो हैं, वो स्वर्गवास को प्राप्त होते हैं, स्वर्गवास सिधार जाते हैं। लेकिन पूरा मेवाड़ और आसपास के राज्य इसको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि राणा कभी जा नहीं सकता, राणा हमारे दिलों में बसता है। और इस प्रकार पूरे राज्य में आसपास अश्रुधाराएं बह जाती है। कवियों ने अनेक प्रकार की कविताओं में इसका वर्णन किया है। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, उन्होंने कहा है, रक्षा की तलवार उठाकर समर किया लाखों से, पोंछ दिए आंसू प्रताप ने माता की आंखों से, निकल रही जिसकी समाधि से स्वतंत्रता की आगी, यही कहीं पर छुपा हुआ है वह प्रताप वैरागी, वह प्रताप वैरागी। और अपने को ये भी ध्यान है, जब अकबर के पास महाराणा प्रताप के स्वर्गवास का संदेश पहुंचता है तो अकबर जो है वो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। और उसको दुर्सा आढ़ा ने अपनी कविता में लिखा है, क्योंकि वो अकबर के दरबार में ही थे। वो कहते हैं, अकबर क्या सोचता है उस समय, वो कहता है, हे प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दोनों दांतों के बीच जीभ दबाई, निश्वासें छोड़ी और आंखों में आंसू भराए, राणा तेरी ही विजय हुई। क्योंकि इस प्रकार का व्यक्तित्व जो है वो महाराणा प्रताप का रहा है, ये हम सबको ध्यान में आता है। लेकिन अभी जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि महाराणा प्रताप 1540 में पैदा हुए और 1597 में स्वर्गवास हुआ, आज महाराणा प्रताप को क्यों याद किया जा रहा है? तो अपने यहाँ कहा जाता है कि जो देश अपने महापुरुषों को, जो देश अपनी संस्कृति को, जो देश अपने गौरव को भुला देता है, वो देश जल्दी ही पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए हम महाराणा प्रताप को इसलिए याद कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप के जो गुण हैं, महाराणा प्रताप की जो योग्यताएं हैं, आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक है जो उस समय हुआ करती थी। पूरे महाराणा प्रताप के जीवन को बताते हुए मैंने एक बात बताई कि महाराणा प्रताप ने अपने बचपन में भीलों की सेना के साथ, भीलों के बालकों के साथ, वनवासी क्षेत्र के बालकों के साथ दोस्ती की। आज इसको हम समरसता बोलते हैं। आज हम अपने समाज के ऐसे बंधु जिसको कहीं ना कहीं उपेक्षित समझा जाता है, क्या हम उस समाज के बंधुओं को अपने साथ लेकर इस देश राष्ट्र के निर्माण के लिए उनकी भूमिका क्या हो सकती है, इस प्रकार का हम चिंतन कर सकते हैं क्या? दूसरा हमको ध्यान आता है कि महाराणा प्रताप की जो संगठन की शक्ति थी, किस प्रकार अपना जीवन आदर्श सामने रखकर लोगों को अपने साथ जोड़ना और मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण कर देना, इस प्रकार का महाराणा का जो व्यक्तित्व था वो कहीं ना कहीं आज हमें प्रेरणा देता है कि आज भी हम देश और समाज के लिए सोचने वाले, काम करने वाले लोगों को संगठित करें। और अपने यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि संगठन में ही शक्ति है। अगर संगठित समाज किसी बात को सोचता है तो कभी भी वो उससे पीछे नहीं हट पाता। और मैं जब महाराणा प्रताप के पूरे जीवन को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि महाराणा प्रताप का जीवन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में हुआ करता था। आज हम नए भारत के निर्माण की बात करते हैं। आज हम कहते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। पहले हम केवल कहते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम अनुभव कर रहे हैं। और अब ये जो अनुभव है, अब हमें इन सब कामों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अंत में एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं अपने विषय को पूर्ण करूंगा। कहानी इस प्रकार है कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है और उस फुटबॉल के मैच में दोनों टीमें जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर गोल करने का प्रयास करती है।
लेकिन जो 45 से 45 टोटल 90 मिनट का समय है, उसमें कोई भी टीम दूसरी टीम के ऊपर गोल नहीं कर पाती। लेकिन विजेता निश्चित करने के लिए हमको ध्यान है कि जब इस प्रकार का मैच टाई होता है तो एक विधि रहती है जिसमें कुछ किक्स दोनों टीमों को दी जाती है। तो उस विधि के अंदर एक टीम जो है वो जीत जाती है, और जैसी वो टीम जीतती है तो उसके सब खिलाड़ी जो है वो नाचने लगते हैं। दूर एक कैमरामैन खड़ा है, एक फोटोग्राफर खड़ा है, वो इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे के अंदर कैप्चर कर रहा है, और वो देखता है कि सारे खिलाड़ी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जो मायूस सा कोने में खड़ा हुआ है। बाद में जब वो पूरी विक्ट्री सेरेमनी हो जाती है तो वो फोटोग्राफर उस खिलाड़ी के पास आता है और वो उससे पूछता है कि आप खुश नहीं हो क्या? तो खिलाड़ी कहता है नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फोटोग्राफर कहता है कि मैंने इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे के अंदर कैप्चर किया है, लेकिन मुझे आपके चेहरे पर कहीं पे भी प्रसन्नता दिखाई नहीं दी। वो खिलाड़ी उस फोटोग्राफर को थोड़ा सा साइड में ले जाता है और वो कहता है कि मेरी टीम जीती, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मुझे अफसोस केवल और केवल इस बात का है कि पूरे 90 मिनट के मैच में मेरा पैर एक भी बार फुटबॉल को नहीं लगा, तो मैं कैसे कहूं कि इस जीत के अंदर मेरी भी कोई भूमिका है। तो आज वास्तव में जो भारत बढ़ रहा है, जो भारत को लेकर, भारत के वसुदेव कुटुंबकम के सपने को लेकर, विश्व मांगल्य के सपने को लेकर जो आज सब लोगों का सपना है, इस सपने के अंदर हमें अपनी भूमिका भी तय करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि कल जब भारत की बात बताई जाएगी, जब भारत की बात सुनाई जाएगी, तो हमारा नाम जो है, या हमें ऐसा लगे कि जब भारत बढ़ रहा था, जब भारत नए भारत बन रहा था, उस समय मुझे भी फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह अपना पैर उस फुटबॉल को लगाना चाहिए था। ऐसा मौका हमारे जीवन में ना आए और हम सब गर्व के साथ कह सकें इस भारत के निर्माण में मेरी भी कोई क्षणिक भूमिका है, मेरा भी गिलहरी जैसा कोई योगदान है। तो कहीं ना कहीं वास्तव में वैसा भारत, जिस भारत के सपने हम देखते हैं, हम याची देही याची डोला, यानी कि अपनी आंखों से और अपने शरीर से अपने जीते जी उस भारत को देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आप सबने इस भारत की बात सुनाता हूं के तहत इस प्रकार का जो ये एक मांगलिक प्रयास प्रारंभ किया है, ये प्रयास जरूर सार्थक होगा, क्योंकि भारत के सपनों को अपनी आंखों में पालकर जो योद्धा चले हैं, वो कहीं ना कहीं योद्धा अपने जैसे अनेक योद्धाओं को खड़ा करेंगे। और अपने यहाँ तो कहा भी जाता है कि मैं अकेला ही चला था राह में, लोग मिलते गए और काफिला बनता चला गया। ये काफिला इसी प्रकार बनता रहेगा। मेरी सभी को शुभकामनाएं। भारत की बात सुनाता हूं मैं आज अपने इसी वक्तव्य के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, अति उत्तम डॉक्टर साहब। पवन जी, जब भी आपको सुनते हैं तो सुनते रहने का मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस गागर में सागर वाले उद्बोधन के लिए। बहुत सारी अन्य जानकारी जो कि हमारे इतिहास में गलत पढ़ाई गई है और हमें इस बारे में कहीं पे भी चर्चा करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए पता नहीं चलती। ऐसी जानकारी बहुत कम समय में और साधारण शब्दों में, जो भाषा की बोलचाल के शब्दों में अपने को ध्यान में रहे, ऐसा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बीच में बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। अपने बीच में विवेक जी चार्टर्ड अकाउंटेंट अवेलेबल हैं, हमारे साथी हैं, और विश्व संवाद केंद्र तथा पानीपत से राजेश जी जुड़े हुए हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। संजीव गुप्ता जी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। वैद्य बालकृष्ण जी ठाकुर जी अपने मुद्दे में अपने कार्यक्रम में हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देशराज हसीजा जी अपने कार्यक्रम में हैं। विकास भाटिया जी देदान ददीची समिति से जुड़े हुए हैं। और मैं इसके साथ में ही डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव से पुनः आग्रह करूंगा, जो बीच में कविता के कुछ अंश रह गए हैं, अगर वो कंप्लीट कर सकें, अगर वो पूरा कर सकें, क्योंकि वैसे तो डॉक्टर साहब के बाद कार्यक्रम समापन की ओर ही मुड़ता है, मगर जैसा कि उन्होंने आग्रह किया, तो अगर वो जो थोड़ा बहुत उनका रह गया है, अगर वो पूर्ण करना चाहें, तो अगर डॉक्टर साहब आज्ञा दें थोड़ा सा, तो मैं चाहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, हाँ धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी, अगर आप कंप्लीट कर सकें, आप पूरा कर सकें, बीच में नेटवर्क इशू रहेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से सर, और क्षमा प्रार्थी हूँ कि हम बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसके लिए हम आप लोगों को थोड़ा सा बाधा पहुंची, और आपने हमको अवसर दिया सर, फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
कोटिशः नमन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूं। शुरू से करती हूँ सर। राणा प्रताप शीर्षक है कविता का। बहुत सुंदर जानकारी आप लोगों के कार्यक्रम से मिली। कविता फिर से शुरू करूं, कट ना जाए। पुरातन और नवीन दोनों हैं समीचीन, जब बात आज की आए मन विचलित ना हो पाए, क्योंकि मन की अतल गहराई में राणा प्रताप जैसे वीर हमेशा मुस्कराएं। एक प्रसंग सुनाते हैं हम, राणा प्रताप है शान सुनो। सर आवाज जा रही है ना? एक प्रसंग सुनाते हैं हम, राणा प्रताप है शान सुनो। उनका सगा भाई शक्ति सिंह अकबर पर हुआ कुर्बान सुनो। इतिहास में लिखित शक्ति सिंह के नाम पर चलो सिर धुनो। ऐसी गद्दारी भी भारी ना बन पाई, राणा ने मुगलों की ईंट से ईंट बजाई। राणा के रग रग में देशभक्ति समाई थी, राणा का रक्त खौल उठा, हर हर का गुंजार हुआ और जय मां भवानी बोल उठा। चेतक पर सवार हो आए थे, मुगलों को मार गिराए थे। विकराल मुगल की सेना थी, राणा नहीं रुकने वाले थे। मुगलों की तोप पर भारी, राणा प्रताप के भाले थे। राणा प्रताप भाला मारे, बढ़कर दुश्मन को ललकारे। आगे बढ़कर दुश्मन पर वार किया, पीछे से मुगलों ने मार दिया। चेतक पर सवार राणा पर जो मुगलों का खतरा मंडराया था, तत्काल शक्ति सिंह को अपना वीर भाई याद आया था। फिर शक्ति सिंह ने मुगलों की सेना को चकनाचूर किया, राणा प्रताप के साहस से साहस का परिचय अचूक दिया। फिर घास की रोटी खा खा कर राणा ने रक्षा की स्वदेश की। घास की रोटी खा खा कर राणा ने रक्षा की स्वदेश की। हम स्वदेश में रह करके भी गाथा गाते हैं विदेश की। देता है अगाध विश्वास हमारे देश का इतिहास। हम ऐसा कर्म करें जिससे महिमा बढ़े परिपाटी की। जय बोले महाराणा प्रताप की, जय बोले हल्दी घाटी की। जय बोले राणा प्रताप की, जय बोले हल्दी घाटी की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर पवन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुमूल्य समय दिया अपना। कोटिशः नमन आप लोगों को। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। जय सुंदर हिंद। कविता। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और हमारे पास अभी हमारे कार्यक्रम में और भी ऐसे हमारे साथी मित्र कईयों के मैसेज आए हैं जिन्होंने कविताएं बोलनी थी। मेरी सबसे विनती है और आशीर्वचन के रूप में मैं चालक करूंगा कि कृपया जी आवाज नहीं आ रही आपकी? आ रही है। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही? ठीक है सर। जी हेलो हेलो जी। संजय जी, अंत में आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम का अच्छा, समापन आवाज नहीं आ रही करें। थी धन्यवाद। इसलिए हाँ क्षमा करें, मैं आवाज नहीं है उनकी। इतने सुंदर आयोजन के लिए एक तो आप आवाज सबको कम आ रही बहुत ही संजय जी, टीम थोड़ा है। सा। अच्छा, मतलब इतने बहुत सुंदर आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना सुंदर आयोजन किया वो भी शुभ दिन महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पे। और डॉक्टर पवन जी का प्रबोधन भी इतना सुंदर प्रबोधन मिला, कुछ कविताएं भी हुई और ऐसा ही कार्यक्रम आगे चलता रहेगा। राणा सांगा जैसे कई राणा हुए मेवाड़ में, लेकिन महाराणा एक ही हुए, महाराणा प्रताप, जिनका नाम सदैव अद्वितीय साहस, शौर्य, त्याग, आत्मगौरव, आत्म सम्मान के लिए सदैव याद रखेगा भारतवर्ष। और याद रखना भी चाहिए अपने महापुरुषों को। और अंत में
मुझे भी लगता है कि 2 पंक्तियां किसी कवि की हैं, एक बार स्मरण करेंगे उन महापुरुषों को तो अच्छा लगेगा। पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं कि जो बलिदान हुए अपने जितनी भी बलिदानों की परंपराएं हैं, और कारगिल तक की बात हुई आज, तो शहीद जो देश पे शहीद हुए, देश के लिए कष्ट सहे, उनके लिए 4 पंक्तियां किसी कवि ने लिखी हैं, तो एक बार उसको स्मरण कराते हुए, क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। जितना वाह। जो कष्ट सहता है समाज के लिए, उतना वो अमर हो जाता है। ते जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। जितना कष्ट सहता है, देखें, हीरा भी तब बनता है जब उसको काटा जाता है, तराशा जाता है। जो काटा गया बना हीरा, जो छेदा गया बना मोती। जो नर है सो है राम वही, जो नारी है सो सीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। और अमर होना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए भी कहते हैं बलिदान देना पड़ता है। होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए, औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। धरती को दिए अंबर बादल जिसने, वो सागर कभी न रीता है। मिलता है जहां का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है, औरों के जो आंसू पीता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद संजय जी। कार्यक्रम का समारोह की ओर जाते हुए मैं अंत में सिर्फ भारत की बात सुनाता हूँ कि कार्यक्रम की पहला एपिसोड था आज हमारा रात की वॉइस। सेकंड एपिसोड लेकर आएंगे जो भारत स्वर्णिम इतिहास का पर होगा, शुरुआत होगी, और ऑफ कोर्स हमारे 3 या 4 एपिसोड उस पर रहेंगे। और आप सबका सहयोग रहेगा तो बहुत जल्द हम लोग अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, भारत की बात सुनाता हूं के माध्यम से, हम महाआरती भी करेंगे। आप सबका सहयोग रहेगा तो हम इस कार्यक्रम से शस्त्र संगम भी करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी, ऐसी चीजें, ऐसी बातें हम पूरे समाज के सामने लाना चाहेंगे और जिसमें आप भी भागीदार होंगे। तो भारत की बात सुनता हूं कि इस कड़ी में आज के ने अपना निकाला। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, जी कोई डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा अनिल जी की जो आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। मेरा एक विशेष आग्रह रहेगा, एक अनुग्रह रहेगा, एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी से, जिन लोगों ने भी आज इस कार्यक्रम में भाग लिया वो थोड़ा सा भी अगर और इस बारे में जानकारी जुटाएं और महाराणा प्रताप के बारे में अधिक जानकारी लें तो आप पाएंगे कि आने वाले जो हल्दी घाटी के बाद 10 वर्ष तक लगातार अकबर के आक्रमणों के सामने घुटना ना टेकने वाला एक महाराणा, जिसे महाराणा की उपाधि दी गई, उसके बारे में हमने आज एक कार्यक्रम रखा। और अपना जो अगला कार्यक्रम है वह अपने भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में होगा। उसमें एक दो कार्यक्रमों की श्रृंखला रहेगी और अपने को सुनील जी का बहुत इसमें सहयोग मिलेगा आने वाले एपिसोड के अंदर। मेरा अनुरोध रहेगा कि जितने लोग हम जुड़े हैं, इतने ही लोग अगर हम एक एक दो को अगले 15 दिन के बाद, अगले 2 रविवार, मतलब एक रविवार छोड़ के अगला कार्यक्रम है, उसमें हम सूचना कर सकें और सबको आमंत्रित कर सकें तो बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम में आपके बने रहने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं ऐसा अपेक्षा करता हूं कि हमारा ये प्रयास, प्रथम प्रयास, आने वाले समय में और अच्छे तरीके से फलीभूत होगा आप सबके आशीर्वाद से। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
धन्यवाद सभी को, नमस्कार। बहुत अच्छी शुरुआत दिनेश जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों का योगदान रहा। डॉक्टर साहब का उद्बोधन बहुत सुंदर रहा जी, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत कम समय में उन्होंने तैयारी करके बहुत अच्छी सी जानकारी हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लोग जिन्होंने कविताएं पढ़ी, डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, अपना भारद्वाज जी, सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और कार्यक्रम को अंत करूंगा। धन्यवाद जी, नमस्कार। धन्यवाद, जय श्री राम। धन्यवाद दिनेश जी, जय श्री राम, धन्यवाद। जय जय श्री राम। महाराणा।